हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल DS राजपूत एजुकेशन में। तो साथियों, आज अपन लोग देखने वाले हैं यूपी टेट का प्रैक्टिस सेट पेपर, जो कि आपका सब्जेक्ट रहेगा भाषा फर्स्ट हिंदी रहेगी। ठीक है। तो साथियों, इससे पहले हमने आपको एक प्रैक्टिस सेट पेपर प्रोवाइड करा दिया है, जिसमें कि आपका बाल विकास का प्रैक्टिस सेट पेपर था। ठीक है। तो बाल विकास के बाद आपका जो पोर्शन रहता है वो भाषा फर्स्ट यानी कि हिंदी का रहता है। तो अपन लोग देखेंगे 31 नंबर से लेकर के 60 नंबर तक के क्वेश्चन आंसर। ठीक है। तो दोस्तों बने रहिएगा शुरू से अंत तक, आपको हर एक जानकारी देते हुए चलेंगे, हर एक क्वेश्चन का आपको विथ डिटेल के साथ आपको बताते हुए चलेंगे। ठीक है। तो आपको बने रहना है वीडियो में अंत तक, बिना वीडियो को स्किप किए हुए। दोस्तों, आप लोग देखेंगे कुछ ना कुछ आप लोग ज़रूर सीख कर ही जाएंगे यहाँ से। ठीक है। तो जिस क्वेश्चन का आंसर अगर आपको आता है, मालूम है, तो आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में आंसर बताते चलिएगा। तो चलते हैं बिना समय बर्बाद किए हुए डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर। तो साथियों, यहाँ पर निर्देश दिया हुआ है कि प्रश्न संख्या 31 से लेकर के 34 तक आपका जो गद्यांश रहेगा उसको आपको पढ़ना है और आपको उसी में से आंसर देना है। तो साथियों, आपको जानकारी दे दें, आपका ऐसा कोई भी यूपी टेट का एग्जाम्स नहीं हुआ है जिसमें कि आपका हिंदी हो या संस्कृत हो, जिसमें कि आपको गद्यांश या पद्यांश में आपको कम से कम 5 से लेकर के 15 नंबर तक के क्वेश्चन ना पूछे गए हों। ठीक है। तो यही आप लोगों के लिए गद्यांश पद्यांश आता है, जिसमें कि आपको आसानी से आपको इसके आंसर मिल जाते हैं इसी में से। ठीक है। तो आशा करता हूँ हमने आप ये पढ़ लिया है, आपका समय बर्बाद ना हो, इसलिए अपन लोग देखेंगे डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर। ठीक है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन यानी 31 नंबर क्वेश्चन की त्योहारों का मनाना किससे संबंधित होता है। तो बताइए आप लोग, अगर आपको आंसर आता है तो आप लोग आंसर देते हुए चलेंगे। तो त्योहारों का जो मनाना संबंधित होता है दोस्तों, वो सांस्कृतिक विविधता से संबंधित होता है, इसलिए अपन लोग त्योहार को मनाते हैं। ठीक है। त्योहार अलग अलग समाज में अलग अलग उस टाइप में मनाए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अलग अलग तरीके के माध्यम से किस ओर संकेत किया जाता है। ठीक है। तो अगर आपने अभी सुना होगा कि अलग अलग तरीके से कैसे मनाते हैं, तो अलग अलग तरीके के माध्यम से किस ओर संकेत किया जाता है। तो साथियों, आपको बता दें कि विभिन्न संप्रदाय से अलग अलग तरीकों की ओर संकेत किया जाता है, यानी कि विभिन्न संप्रदाय होते हैं, जैसे कि हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, बौद्ध है। ठीक है। तो ये अपने अपने अलग अलग त्यौहार मनाते हैं। ठीक है। लेकिन हम और आप सभी भारतीय है। ठीक है। तो हम लोग सभी मिल बांट करके अपना एक दूसरे के साथ त्यौहार मनाते हैं। ठीक है। चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो बौद्ध हो। ठीक है। कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी संप्रदाय का हो, सभी लोग आपस में भाईचारे के साथ रहते हैं और एक दूसरे के त्यौहार को सभी लोग मनाते हैं। ठीक है। तो यही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार है जो किसी महापुरुष से नहीं जुड़ा हुआ है। तो कौन सा त्यौहार है जो किसी भी महापुरुष से नहीं जुड़ा हुआ है। शिक्षक दिवस है, बाल दिवस है, गांधी जयंती है, या फिर आपका गणतंत्र दिवस है। तो दोस्तों, आपको बता दें, जितने भी यहाँ पर दिए हुए हैं वो सारे के सारे किसी ना किसी महापुरुष पर जुड़े हुए हैं। ठीक है। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा, शिक्षक दिवस ये अभी आपको पता होगा। ठीक है। बाल दिवस किसके उसमें मनाया जाता है, और गांधी जयंती आपको पता होगा। ठीक है। तो साथियों, लेकिन जो गणतंत्र दिवस होता है, ये हम सभी भारतीयों की आज़ादी के रूप में, गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है। ये किसी से संबंधित आपका नहीं है दोस्तों। तो आपका यही जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, त्योहार राष्ट्र को क्या लाभ पहुंचाते हैं। तो त्योहार राष्ट्र को क्या लाभ पहुंचाते हैं, हमने आपको जितनी भी बात बतलाई है वो आपको सारी की सारी अगले अगले क्वेश्चन में आपको मिलती जा रही है। ठीक है। तो जैसा कि आपने देखा होगा कि त्योहार राष्ट्र को क्या लाभ पहुंचाते हैं, तो क्या लाभ पहुंचाते हैं, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा कि सभी मिलजुल कर रहते हैं। यही हमने आपको बताया था ना कि जो त्यौहार होते हैं, अलग अलग संप्रदाय अलग अलग त्योहारों को मनाती है, लेकिन सारे के सारे जितने भी संप्रदाय होते हैं, कोई भी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई, कोई भी धर्म हो, वो सभी के सभी आपस में भाईचारे के साथ यानी कि मिलजुल कर रहते हैं और अपनी खुशियों को बांटते हैं आपस में। ठीक है। तो आपका बी ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा।
तो क्या पूछा गया है, सुत शब्द को स्त्रीवाचक अगर बनाना है तो कौन सा प्रत्यय इसमें लगाना होगा, वो बताइए। अगर आपको प्रत्यय नहीं पता है तो दोस्तों प्रत्यय जो लगता है वो लास्ट में लगता है और आपका जो उपसर्ग होता है वो आपको पहले लगता है, ठीक है। तो प्रत्यय पूछा गया है तो बाद में लगेगा। स्त्रीवाचक बनाने के लिए सुत प्लस आ, बड़ा आ, ठीक है, सुत आ, ठीक है। तो सुता बड़ा आ जैसे ही प्रत्यय लग जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, स्त्रीवाचक शब्द बन जाएगा आपका, ठीक है। तो सुत का जो स्त्रीवाचक होता है वो सुता होता है, ठीक है, जिसमें आ प्रत्यय का प्रयोग होगा, ठीक है। तो आपका डी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है। तो ये आपको पता होगा दोस्तों, नाक का बाल होना मुहावरे का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, वो होता है अधिक प्रिय होना, यानी नाक का बाल होना यानी कि अधिक प्रिय होना, ठीक है, ये मुहावरे का अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अश्व का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तो अश्व यानी कि घोड़ा, तो घोड़ा का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है वो आपको बताना है, ठीक है। तो आप लोग समझ लीजिएगा इसका जो राइट आंसर होगा, तो अश्व के पर्यायवाची शब्द जो होते हैं वो घोड़ा होता है, घोतक होता है और है होता है। लेकिन आपका जो कटक दिया हुआ है ये कटक आपका अश्व का पर्यायवाची नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता है वो वाक्य के लिए एक शब्द उसके लिए क्या महत्वपूर्ण होगा, क्या शब्द बनेगा जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता है, उसके लिए अपन लोग क्या कहेंगे, अस्थिर कहेंगे, अड़िग कहेंगे, यायावर कहेंगे या फिर आपका गतिशील हो जाएगा। तो साथियों आपको बता दें, जब भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता है उसको अपन कहते हैं यायावर, ठीक है, क्या कहते हैं, यायावर। अब यायावर कहते किसको हैं, अगर आपसे अलग से पूछ लिया जाए तो यायावर शब्द का जो प्रयोग होता है वो उस व्यक्ति के लिए होता है दोस्तों जो सदैव भ्रमण करता है, यानी कि जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता है उसको अपन क्या कहते हैं, यायावर कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समास का अर्थ होता है। तो समास का तो आपको पता ही होना चाहिए, ठीक है। तो समास का अर्थ क्या होता है, समास का जो अर्थ होता है वो संक्षेप होता है, ठीक है। अनेक पद मिलकर जब एक पद बनता है तो वह क्या कहलाता है, समास कहलाता है। ये भाषा है दोस्तों। अगर आप लोग जो भी आपको महत्वपूर्ण पॉइंट लगता है, जब भी हम आपको डिटेल बताते हैं, अगर महत्वपूर्ण लगे तो आप लोग लिखते भी चलिएगा दोस्तों, आप लोग स्टार बनाइएगा। और जैसे कि दिया हुआ है समास का अर्थ यानी संक्षेप, हमने बताया आपको कि अनेक पद मिलकर जब एक पद बनाते हैं तो वह क्या कहलाता है, समास कहलाता है, ठीक है। यानी सामान्य अर्थ में अपन समास को क्या कहते हैं, संक्षेप करना कहते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भाषा के संबंध में उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है। तो क्या होगा, भाषा के संबंध में उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य क्या हो जाएगा, ऑप्शन पढ़ना और आंसर भी कोशिश करना देने की, ठीक है। अगर आपको नहीं आता है हम आपको ज़रूर बताएंगे दोस्तों, और आपको यूपी टेट में 130 प्लस नंबर लाने का जो हमारा सपना है वो भी आप लोग एक दिन ज़रूर साकार करेंगे। तो आप लोग बने रहिएगा हमारे साथ शुरू से अंत तक, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करिएगा दोस्तों। जो भी आपको समस्या होती है कमेंट बॉक्स में आप लोग अपने क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं। जैसे ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा बनाऊँगा आपको उसका जो भी आप लोग पूछेंगे उसको मैं बताने का प्रयास करूंगा, ठीक है। तो जो भी हमारे भाई बहन कमेंट करते हैं, कोई भी चीज़ पूछते हैं, तो मैं आशा करता हूं और मैं कोशिश करता हूं कि तुरंत ही बताने की कृपा कर सकूं, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, आप लोग पढ़ते रहिएगा, जो भी आपको डाउट होंगे वो हम आपको क्लियर कराते हुए चलेंगे, ठीक है। तो भाषा के संबंध में उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है वो बताइए आप लोग। तो साथियों भाषा प्रयोग संबंधी जो कठिनाई होती हैं उनकी पहचान करना और उनका निदान करना, ये उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य होता है भाषा के संबंध में, ठीक है। तो आपका ए ऑप्शन जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रमुख भाषाई कौशल के अंतर्गत इनमें से कौन एक नहीं आता है। क्या पूछा है क्वेश्चन में, पढ़िएगा, ठीक है। तो प्रमुख भाषाई कौशल के अंतर्गत इनमें से कौन एक नहीं आता है, सुनना,
बोलना, हंसना या फिर लिखना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो प्रमुख जो भाषाई कौशल होते हैं, सुनना होता है, बोलना होता है और लिखना होता है, लेकिन इनके अंतर्गत जो नहीं आता है वो हंसना नहीं आता है। अगर आप लोग बिना मतलब के हंसेंगे तो कोई आपको क्या कहेगा, ये पागल हो गया है। ठीक है, तो इसमें प्रमुख भाषाई कौशल के अंतर्गत हंसना जो है वो नहीं आता है। ठीक है, सुनना आता है, बोलना आता है और लिखना आता है, हंसना नहीं आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी दिवस मनाया जाता है, तो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? बताइए आप लोग, 14 सितंबर को, 5 सितंबर को, 2 अक्टूबर को या 26 जनवरी को? ठीक है, तो बताइए आप लोग क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा कि हिंदी दिवस मनाया जाता है वो 14 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, तो भारतीय संविधान में हिंदी को 14 सितंबर 1949 को राजभाषा के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी दोस्तों। इसलिए प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हम और आप सभी मिलकर के हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, 14 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काव्य शिक्षण का उद्देश्य है। तो काव्य शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है? आंसर अगर आपको आता है तो बताइएगा। काव्य शिक्षण का दोस्तों जो उद्देश्य होता है वो रसानुभूति और आनंदानुभूति कराना होता है। ठीक है, काव्य शिक्षण का जो उद्देश्य है वो छात्रों में काव्य की रसानुभूति एवं आनंदानुभूति की क्षमता का विकास करना होता है उद्देश्य। ठीक है, तो ये आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? क्या पूछा जा रहा है? विशेषण का प्रयोग हुआ है। विशेषण क्या कहलाता है? जब वाक्य में किसी भी चीज की विशेषता बतलाई जाती है वो क्या कहलाता है? वो विशेषण कहलाता है। तो अब आप लोग इसको पढ़िएगा। राम खाता है, सीता फल खाती है, मेरी गाय काली है, जल्दी उठना स्वास्थ्यवर्धक होता है। अब आप लोग बताइएगा क्या हो जाएगा। हमने आपको विशेषण की परिभाषा भी बता दी है। ठीक है, तो विशेषण वो होता है जो किसी भी चीज की विशेषता बतला रहा है। मेरी गाय कैसी है? काली है। क्या बतला रहा है? विशेषता बतला रहा है। इसलिए आपका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। मेरी गाय कैसी है? काली है। ये विशेषता है, यानी कि ये विशेषण है आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाटक शिक्षण में कक्षाभिनय प्रणाली के प्रयोग से क्या होगा? बताइए आप लोग जल्दी से इसका राइट आंसर। तो साथियों नाटक शिक्षण में जो कक्षाभिनय प्रणाली है उसके प्रयोग से पत्रानुसार बच्चों द्वारा अभिनय से सीखने की प्रक्रिया में क्या आती है? तेजी आती है। ठीक है, तो आपका जो है बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। तो अधिकरण कारक का प्रयोग क्या हुआ है ये हमने आपको बता दिए हैं दोस्तों। क्वेश्चन पहले ही बता दिए हैं, इनके कारक चिन्ह बता दिए हैं। अब इनमें क्या पूछा जा रहा है? अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है वाहनारूढ़ में, सत्ताधीश में, गंगाजल में या फिर रेखा चित्र में। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है दोस्तों, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी गया है। ठीक है, तो आंसर दीजिएगा अगर आपको आता है। तो साथियों निम्न में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है वाहनारूढ़ में। कैसे? अधिकरण कारक परसर कारक चिन्ह में या पर है। प्रश्न में दिए गए जो शब्द है वाहनारूढ़ यानी कि में या पर कारक चिन्ह का लोप है, इसलिए सामाजिक पद का विग्रह करने पर वाहन पर आरूढ़ क्या होगा? वाहन पर आरूढ़ होगा। इसलिए इसमें कौन सा अधिकरण कारक होगा? अधिकरण कारक आपका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस रस को रसराज कहा जाता है? ये अगर आपको नहीं मालूम तो आपको कुछ नहीं मालूम। ठीक है, तो लगभग आशा करता हूँ कि हमारे सभी भाई बहन को इसका आंसर आता होगा। तो जल्दी से एक प्यारा से कमेंट में आप लोग इसका आंसर जरूर दीजिएगा कि किस रस को रसराज कहा जाता है। तो दोस्तों अगर आपको नहीं पता है तो देख लीजिएगा, श्रृंगार रस को रसों का रसराज कहा जाता है। ठीक है, तो श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है क्योंकि यही एकमात्र ऐसा रस है जिसमें अन्य रसों के संचारी भाव समाहित
होते हैं, इसलिए श्रृंगार रस को रसों का रसराज कहा जाता है। ठीक है, ये याद रहेगा आप लोगों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है। साथियों थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन आपको कोई भी क्वेश्चन आपको डाउट फील नहीं कर पाएंगे। आशा दिलाता हूँ, आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट नहीं बचेगा। हर एक डाउट जो भी आपके मन में उठेगा वो हम आपको क्लियर कराते हुए चलेंगे। ठीक है, तो बने रहिएगा शुरू से अंत तक। वीडियो पसंद आए तो आप लोगों को पता है क्या करना है, प्यारा सा वीडियो को लाइक, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और साथ में जो बेल आइकन आएगा उसको भी आप लोग जरूर प्रेस कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है। तो साथियों घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है, तो वो माना जाता है रीति काल का। ठीक है, तो घनानंद जो है वो रीति काल की रीति मुक्त शाखा के कवि हैं, इसलिए इनको रीति काल का कवि माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। अब दोस्तों हमने इसको कई बार आपको बता दिया है, अगर आपने सुना होगा, पहले वीडियो देखी होगी, तो अब आप लोग इसका आंसर जरूर दे पाओगे। जब भी आपसे शुद्ध वर्तनी वाले क्वेश्चन आंसर पूछे जाए, आपको स्वयं ही इसको एक बार लिख करके देख लेना चाहिए और आप लोग इसका राइट आंसर दे पाओगे। ठीक है, तो आशीर्वाद लिखा हुआ है आपको 4 प्रकार से। अगर आप लोग लिखेंगे आशीर्वाद तो आप लोग कैसा लिखेंगे, आशीर्वाद। ठीक है, ये आप लोग आशीर्वाद इस प्रकार से लिखेंगे जो कि आपको सी ऑप्शन में दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो आशीर्वाद व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध शब्द वर्तनी वाला सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, को से किस कारक चिन्ह का बोध होता है। कर्ता ने, ये आपने पढ़ा होगा, अब आगे बताएंगे आपको आंसर पता चल जाएगा। कर्ता ने कर्म को, ठीक है, करण से, तो ये आपका पहला ही ऑप्शन जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आप लोग करण संबंधित नेक्स्ट वीडियो अगर देखना चाहते हैं चिन्ह से संबंधित, तो आप लोग ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम आशा करते हैं, कोशिश करेंगे कि आपको तुरंत वो वीडियो अपलोड कर दें और आप लोग उसको पढ़ सकें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का उपनाम है। तो क्या है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का उपनाम। तो साथियों इनको एक अलग नाम से भी जाना जाता है। वो किस नाम से जाना जाता है, अज्ञेय के नाम से जाना जाता है। शॉर्टकट में यहाँ पर इतना नाम लिखा आ जाए, कोष्टक में आपका लिखा आता है अज्ञेय। ठीक है, तो अज्ञेय में आप लोग समझ जाइएगा कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का उपनाम क्या होता है, अज्ञेय है। ठीक है, तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का जो उपनाम है वो अज्ञेय है, जबकि हरिओद का अयोध्या सिंह उपाध्याय, निराला जी का हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और गुलेरी का हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है, तो सभी के बता दिए हैं, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहारी के प्रसिद्ध हैं। तो बिहारी के प्रसिद्ध क्या हैं, कवित्त हैं, सवैया हैं, पद हैं, या फिर दोहा हैं। तो बिहारी जी के क्या प्रसिद्ध हैं, तो बिहारी जी के दोहा प्रसिद्ध हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और साथियों आपको बता दें बिहारी जी जो थे वो रीति काल के प्रसिद्ध कवि थे। ठीक है, इनके क्या प्रसिद्ध हैं, दोहे प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन, पुनर्जन्म शब्द का सही संधि विच्छेद आपको करना है। तो संधि से संबंधित हमने आपको वीडियो प्रोवाइड करा दी है। तो पुनर्जन्म का जो संधि विच्छेद होगा वो पुनः प्लस जन्म हो जाएगा। अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि इसमें कौन सी संधि होगी अगर क्वेश्चन में पूछा जाए। तो दोस्तों इसमें जो संधि होगी, यहाँ पर आपके सामने विसर्ग लगा दिख रहा है, ये विसर्ग लगा है। ठीक है, तो पुनः, ठीक है, तो पुनः विसर्ग लगा है, तो कौन सी संधि होगी, विसर्ग संधि हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शोक किस रस का स्थायी भाव है। शोक, शोक से आप लोग समझ ही सकते हैं शोक से क्या आती है आपके अंदर। तो शोक से आपके अंदर जो आती है वो करुणा आती है या करुणा आती है। तो शोक का जो इस रस का स्थायी भाव होगा वो कर्ण होगा। ठीक है, कर्ण रस का स्थायी भाव शोक है, जबकि शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद है। हास्य रस का स्थायी भाव हास तथा वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है, उत्साह होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरदास ने किस भाषा में सूरसागर की रचना की है, अवधी में, ब्रज में, खड़ी बोली में, या राजस्थानी में। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। तो साथियों इसका जो सूरदास जी ने जो सूरसागर की रचना की है वो ब्रज में की है। किस में की है, ब्रज में की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं? शानदार क्वेश्चन है। दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं? 24, 26, 28 या 30। तो साथियों आप लोग को पता नहीं है अगर, तो आप लोग जान लीजिएगा कि दोहा में 24 मात्राएं होती हैं। कैसे होती हैं? इसके प्रथम व तृतीय चरण में कितनी मात्राएं? 13 13 होती हैं, तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11 11 आपकी मात्राएं होती हैं। टोटल मिला के कितनी मात्राएं हो जाएंगी? 24 मात्राएं हो जाएंगी। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, कई बार आपसे पूछा गया है, जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो इस शब्द समूह के लिए एक शब्द क्या है? तो साथियों जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो या फिर जन्म लिया हो उसने, तो उसको क्या कहेंगे? कुलीन कहेंगे। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुलीन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पापी में कौन सा विशेषण है? तो पापी में कौन सा विशेषण हो जाएगा? तो पाप एक गुणवाचक शब्द है, इसमें ई प्रत्यय लगाने पर बना नया शब्द पापी है। ठीक है, तो क्या है ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। वो गुण के बारे में बता रहा है। ठीक है, पाप या पापी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरद सी कल काती थी में कौन सा अलंकार है? बताइए आप लोग, अगर आपको आता है तो आप लोग जरूर इसका राइट आंसर देंगे। ठीक है, तो इसमें होगा दोस्तों उपमा अलंकार होगा। कैसे होगा? सी सम सरिस आदि वाचक शब्दों का प्रयोग होता है, वहाँ क्या होता है? वहाँ उपमा अलंकार होता है। ठीक है, तो इतना आप लोगों के लिए याद रहेगा। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज के लास्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? बीजक किसकी रचना है? ये तो आपको आंसर आता ही होगा। तो बीजक जो रचना है वो कबीरदास जी की है। ठीक है, किसकी है? कबीरदास जी की है। बीजक कबीरदास का काव्य संकलन है, जिसमें साखी, शबद और रमैनी का संकलन है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आज का प्रैक्टिस सेट पेपर आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो और क्वेश्चन आंसर आपको पसंद आए हैं तो जल्दी से एक प्यारा सा लाइक कर दें, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और साथ में जो बेल आइकन आएगा उसको भी आप लोग जरूर प्रेस कर लें, और अपने दोस्तों के साथ जरूर इसको शेयर करते रहिएगा। जैसा कि आपको पता है आपका यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट की जो एग्जाम डेट क्लियर कर दी गई है, ये आपका अक्टूबर या नवंबर माह में आपका एग्जाम निर्धारित है। तो चलते हैं साथियों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।